ओके, तो अभी हम गवर्नेंस और सोशल इश्यूज रिलेटेड टॉपिक हैं पीटी 365 के, वो कवर करेंगे। अब फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू सेंसस 2027। देखो सेंसस है हर 10 साल में होता है। 2011 में लास्ट हुआ था, उसके बाद से डिले हो गया है। ये वाला जो सेंसस है ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा, मतलब डिजिटल डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। दो इसकी फेजेस होनी है। दो फेजेस का मतलब क्या है? एक है हाउस लिस्टिंग, मतलब टोटल हाउसेस कितने हैं, फिर पॉपुलेशन इनुमरेशन, वो सेकंड फेज है। सेंसस है वो यूनियन सब्जेक्ट है। देखो एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है बाय गिविंग ए स्टेटमेंट कि स्टेट गवर्नमेंट आल्सो कंडक्टेड कास्ट सेंसस। नहीं, उन्होंने कास्ट सर्वे कंडक्ट करवाया है। सर्वे दे कैन कंडक्ट, सेंसस है दैट इज अंडर द डोमेन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और यूनियन गवर्नमेंट में भी कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज आरजीआई। आरजीआई क्या है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। किसके अंडर में है? एमएचए के अंडर में है। एमएचए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब अगर मैं इस वाले सेंसस की बात करूं तो इसमें हमने मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि इस बार कास्ट डेटा है वो भी कलेक्ट किया जाएगा। देखो 1931 में कास्ट डेटा है वो कलेक्ट किया गया था और रिलीज किया गया था। 41 में भी कलेक्ट किया गया बट रिलीज नहीं किया गया। 51 के बाद से 51 और उसके बाद वाले जो भी सेंसस हैं उसमें SC ST डेटा है वो कलेक्ट किया गया, बाकी का डेटा कलेक्ट नहीं किया गया। तो अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी का जो डेटा अभी हमारे पास है वो 1931 वाला ही है। और जो मंडल कमीशन ने जो रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन दिया था वो इस 1931 वाले डेटा के बेसिस पे ही था। उसके बाद उन्होंने जो 52% पॉपुलेशन और फिर 27% रिजर्वेशन की बात की थी। क्यों 27%? क्योंकि जो MR बालाजी केस है उसमें टोटल लिमिट की बात की गई थी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। ऑलरेडी SC और ST इन दोनों को रिजर्वेशन अवेलेबल था 15% और 7.5%, यानी कि टोटल 22.5% हो गया है। अब बाकी कम्युनिटीज को कितना परसेंट मैक्सिमम रिजर्वेशन दें कि हम 50% से नीचे रह जाएं? तो इसमें 27% रिजर्वेशन बाकी बचा, क्योंकि दोनों मिलाएंगे तो 49.5 बन जाएगा। तो इसीलिए ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया, इवन दो देयर पॉपुलेशन वाज 52%। ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ओके, उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना कि तेलंगाना, बिहार और कर्नाटका ने कास्ट सर्वे कंडक्ट करवाया है। तेलंगाना ने इनफैक्ट कास्ट सर्वे के बेसिस पे एक बैकवर्डनेस इंडेक्स बनाने का डिसीजन लिया था, जिसको नाम दिया था CBI। व्हाट इज CBI? कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स। वो लोग बोल रहे हैं कि हम बैकवर्डनेस को मेजर करने के लिए एक प्रॉपर इंडेक्स बनाएंगे, उसी के बेसिस पे रिजर्वेशन देंगे। अब जो कास्ट सेंसस और सर्वे वाला एस्पेक्ट है उससे क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। दो तीन इंपॉर्टेंट केसेस भी है यहाँ पे। फर्स्ट है दविंदर सिंह केस। बेसिकली दो चीजें समझो। पहला है क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर का मतलब है जो विद इन रिजर्व कैटेगरी कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी खासी वेल ऑफ पोजीशन पे है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। दूसरा है सब कैटेगराइजेशन। सब कैटेगराइजेशन का क्या मतलब है कि विद इन लेट्स से कि टोटल ये एक सेक्शन है जिसको रिजर्वेशन मिला हुआ है ABC। अब मान लेते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट A को मिल रहा है, A कम्युनिटी को मिल रहा है विद इन दिस रिजर्व कैटेगरी। सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? A, B और C का अलग अलग सब लिमिट सेट कर दिया। ऐसा ही एक सब कैटेगराइजेशन करने की बात है, वो ओबीसी के लिए भी की गई थी और उसके लिए सरकार ने एक जी रोहिणी कमीशन है वो भी सेटअप किया गया था। हालांकि उसका रिपोर्ट है अभी तक पब्लिक नहीं किया है। एक और चीज ध्यान रख लेना, सेंसस एज ए सर्विस जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में देखो। इसका मतलब क्या है कि डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अब वो डेटा क्लीन नहीं है, इसको ऐसे समझेंगे, डेटा है वो डायरेक्टली यूजेबल नहीं है। पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तब जाके उसके बेसिस पे हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो सरकार क्या बोल रही है कि हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उसको क्लीन फॉर्मेट में दे प्रोवाइड करेंगे मिनिस्ट्रीज को, सो दैट मिनिस्ट्रीज कैन टेक एक्शन, पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो इसको नाम दिया है सेंसस एज ए सर्विस। इसी तरीके से आपने सास सुना होगा। सास बहू वाला सास नहीं है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड एज ए सर्विस। और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, तो जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है? नेक्स्ट है रिलेटेड टू आधार। तो बेसिकली जितनी भी स्कीम्स है जिसमें CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च हो रहा है, उसके लिए आधार है वो मैंडेटरी है।
ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर लिया है ई नैम बेनिफिट्स के लिए। नैम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि पूरी मार्केट को यूनाइटेड करना, इंटरनेट के थ्रू अलग-अलग मार्केट्स को एक साथ कनेक्ट करना। एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ के लिए एक एक्ट है। ओके, यहाँ पे आधार के बारे में 2 चीज़ें ध्यान रखना। आधार है 12 डिजिट नंबर है, कौन देता है? यूआईडीएआई। किसके अंडर में है यूआईडीएआई? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है? और इट इज़ नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप। अब ये एसआईआर वाली एक्सरसाइज में भी न्यूज़ में था, तो वहाँ से भी ध्यान में रखेंगे कि एग्जामिनर कैन गिव ए स्टेटमेंट कि इट इज़ ए प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप। नहीं, आधार है वो फॉरेनियर्स को भी दिया जा सकता है, ठीक है? तो वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू ओसीआई। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये इशू हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके इलेक्शन के लिए क्या ओसीआई कार्ड होल्डर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए सिटीजन होना जरूरी है। तो मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओसीआई कार्ड होल्डर एंड सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में आपके पास में बहुत सारे राइट हैं, जैसे राइट टू कंटेस्ट, राइट टू वोट, वो सारी चीजें हैं। ओसीआई वाले में बेनिफिट क्या है कि आपके पास में इंडिया में एंट्री के लिए इजी प्रोसेस है, बस इतना ध्यान में रख लेना। अब आपका ओसीआई कार्ड है वो रिवोक भी किया जा सकता है। रिवोक का मतलब है आपका जो बेनिफिट है वो वापस लिया जा सकता है अगर उस पर्सन को 2 साल से ज़्यादा के लिए कोई पनिशमेंट मिला है जेल में किसी क्राइम के लिए, ये ध्यान में रखना, ठीक। नेक्स्ट है इमिग्रेशन एंड फॉरेनियर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर। अब बेसिकली कुछ कम्युनिटीज़ के लिए मतलब अगर उनके पास में स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तब भी उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं दी जा रही, बस उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये एग्जेम्पशन की बात की गई है। जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं। ये दोनों के अंदर डिफरेंस समझ लेना। तो यहाँ पे हमने एग्जेम्पशन किस किस को बात की है? तिब्बत पीपल फ्रॉम तिब्बत विद परमिट, श्रीलंकन जो तमिलियन रिफ्यूजी हैं, क्योंकि श्रीलंका में बहुत सारे इश्यूज की वजह से इन लोगों को वहां से मतलब निकलना पड़ा बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज, तो इसीलिए इनको एग्जेम्प्टेड है। ये चीज ध्यान रखना। एग्जामिनर यहाँ पे आपको फंसा सकता है कि दे विल बी गिवन सिटीजनशिप, नहीं, ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं है। और एक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, मतलब ये पूरा डेटाबेस मैनेज करने के लिए, ठीक है, और उससे रिलेटेड स्टेप्स लेने के लिए। एक ऐसा ही ब्यूरो पोर्ट सिक्योरिटी की भी हमने बात की थी, BOPS, ठीक। नेक्स्ट है रिलेटेड टू लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। 2 टाइप का लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, एक प्रिजम्पटिव, एक कंक्लूसिव। सिंपल तरीके से बताता हूँ, एक मैरिज के कॉन्सेप्ट से। ये बड़ा बेसिक एग्जांपल है। लेट्स से आपको किसी से शादी करनी है तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओगे और अपनी शादी रजिस्टर करवा लोगे। सरकार कोई गारंटी नहीं ले रही कि आपके पार्टनर का कैरेक्टर कैसा है, आपका पार्टनर कैसा है, उन्होंने जो आपको बताया वो सच है झूठ है, नहीं। उन्होंने सिर्फ आप वहां पे गए, उन्होंने बोला कि ठीक है हमें शादी करनी है, सरकार ने उसको रजिस्टर कर दिया। इस टाइप के सिस्टम में जहां पे 2 पार्टी जा रही है, एक सेलर है एक बायर है, और सरकार के सामने जाके जमीन है वो बेच रही है, इस चीज को हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम। मतलब सरकार बोल रही है कि अगर आपने पेपर अभी दिखाए हैं तो आपको अज्यूम कर रहे हैं हम कि आप प्रॉपर्टी के ओनर हो। सरकार गारंटी नहीं ले रही है, कल को उसमें अगर धोखाधड़ी होगी तो जो बायर है वो उसका हेडेक होगा, सरकार का कोई हेडेक नहीं है। हमारी कंट्री में अभी ये प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम है। कंक्लूसिव का मतलब क्या है? कंक्लूसिव का मतलब है कल को अगर उसमें कुछ भी फ्रॉड होता है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। क्यों सपोर्ट करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी हाँ हमारे सामने इसने रजिस्टर किया है। ये कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी मैं आई थिंक नवंबर वाले महीने में, नवंबर के करंट अफेयर्स में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार वहां से देख लेंगे अगर आपको इसमें और डिटेल में जानना है तो। अभी इतना आपको समझ में आना चाहिए। लैंड से रिलेटेड एक भू आधार की हम बात कर रहे हैं। ये 14 डिजिट है। जो आधार नंबर है वो हमारा आइडेंटिटी है, भू आधार मतलब ये लैंड का आइडेंटिटी है। ये 14 डिजिट है, आधार है वो 12 डिजिट है, ठीक। ओके, नेक्स्ट स्वामित्व स्कीम है, इसके 5 साल पूरे हुए हैं। बेसिकली इसमें हम सर्वे कर रहे हैं और विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का एक स्कीम है। इस पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है प्रीलिम्स में, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट है ट्राइबल गवर्नेंस। सो 5th और 6th शेड्यूल एरियाज। देखो 6th शेड्यूल वाला न्यूज इसलिए था बिकॉज लद्दाख में डिमांड था। एक और चीज ध्यान रखना, 6th शेड्यूल है सिर्फ इन स्टेट्स को मिला हुआ है। ATMM, ATMM क्या है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
जो 5th शेड्यूल वाले एरियाज हैं उसमें 73rd वाले प्रोविजन को लागू करने के लिए हमने इम्प्लीमेंट किया है पेसा। पेसा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, है ना। और इसके 30 इयर्स पूरे हुए हैं। 1996 का कानून है, इसके 30 इयर्स पूरे हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें एक चीज समझो, यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट की अप्रूवल देनी होगी, वो अप्रूवल का पावर है वो ग्राम सभा को है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के अंदर डिफरेंस समझो। ग्राम सभा का मतलब है इलेक्टेड, ग्राम पंचायत का मतलब है इलेक्टेड मेंबर्स का बॉडी, और इसके अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उन सब का। ये चीज ध्यान में रखेंगे। पावर किसके पास है? ग्राम सभा के पास है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि मतलब whosoever इज रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया विल बी पार्ट ऑफ ग्राम सभा। नहीं, रेजिडेंट की बात नहीं है यहाँ पे। जो रजिस्टर्ड वोटर है, रेजिडेंट का मतलब तो हो सकता है कोई रेंट पे रह रहा हो, दैट डजंट मीन दैट दे विल बी पार्ट ऑफ ग्राम सभा। ये चीज का डिफरेंस समझ लेना, एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। एक आदि कर्मयोगी। कर्मयोगी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो यहाँ पे हम ट्राइबल लीडरशिप तैयार करने की बात कर रहे हैं, और बेसिकली चेंज मेकर्स फॉर ट्राइबल एरियाज। ठीक है। एक तलाश स्कीम है। तलाश का बेसिक ऑब्जेक्टिव है EMRS। EMRS क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यानी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए रेजिडेंशियल स्कूल है। ट्राइबल जो बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी वाले स्कूल, सिंप्लीफाइड सेंस में। तो सिर्फ ये ध्यान में रख लेना तलाश क्या है। ठीक है। एक PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उसके लिए PM जनमान स्कीम है। टोटल PVTG की अगर मैं बात करूं तो टोटल 75 PVTG है। इसके लिए देभार कमीशन ने एक क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया था। हाईएस्ट PVTG है इसमें ओडिशा में, और हाईएस्ट पॉपुलेशन, अगर ये तो नंबर है, मतलब सबसे ज्यादा किस में है, और हाईएस्ट पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं PVTG की, तो वो मध्य प्रदेश में है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। ओके, उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा का 150th एनिवर्सरी है, तो उसी के कंटेक्स्ट में जनजातीय गौरव वर्ष है वो सेलिब्रेट किया गया। कब से कब तक ये डेट है? एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। अब आजकल यूपीएससी भी कुछ कुछ स्टेटमेंट में प्योर फैक्ट है वो इंक्लूड कर देता है, तो इसको ध्यान में रख लेना। 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025। अच्छा, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बिरसा मुंडा थे उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, है ना। ये ध्यान में रख लेना। उसके बाद वंदे मातरम के भी 150 साल पूरे हो रहे हैं। ये अगेन जब आप स्पेक्ट्रम कवर करोगे तो उसको अच्छे से कवर कर लेना। दिस वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी इन 1875, और ये 7 नवंबर 2025 से 2026 तक हम उसके 150 साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसके भी 20 साल पूरे हो रहे हैं। देखो, 2-3 एक्ट हैं वो बहुत जरूरी हैं। RTI है, RTI के 20 साल पूरे हुए हैं, मतलब 2005 का एक्ट है, तो 2025 में 20 साल पूरे हुए हैं। FRA है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसके 20 साल पूरे हुए हैं। 2006 का है तो 2026 में हो गए हैं। एक पेसा है, ये 1996 का एक्ट है, तो इसके 30 साल पूरे हुए हैं। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। FRA के अंदर क्या है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी ऑलरेडी रह रहे थे वहां पे, उनको राइट्स दिए गए हैं। मतलब एक सिंप्लीफाइड सेंस में ट्राइबल कम्युनिटीज जनरेशन टू जनरेशन एक एरिया में रह रहे थे, बट उनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो इस एक्ट के थ्रू हम सिर्फ डॉक्यूमेंट देने की बात कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें नया लैंड अलॉटेड नहीं हुआ है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात थी अप टू 4 हेक्टेयर, है ना, और किसको? जो 3 जनरेशन से वहां पे रह रहे हैं। और कट ऑफ डेट क्या है? 13 दिसंबर 2006। ठीक है, ये कट ऑफ डेट ध्यान रख लेना। एग्जामिनर आपको ट्रैप करने के लिए इस डेट को कुछ आसपास का आगे पीछे का कर सकता है। सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना। 2005 एक्चुअली कि एक्ट है वो 2006 का है, तो एक्ट आने से मतलब जिस साल में लागू हुआ है उससे पहले का ये डेट है ना। ये कट ऑफ ध्यान रख लेना। PVTG के लिए देभार कमीशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओके, PVTG के कंटेक्स्ट में PM जनमान स्कीम है, ओडिशा में सबसे ज्यादा नंबर है, और पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। PVTG पे क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। नेक्स्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, JJ एक्ट के भी 10 साल पूरे हुए हैं उसी कंटेक्स्ट में। जुवेनाइल कौन है? वो बच्चे जो मतलब 18 से कम है, उन बच्चों को हम जुवेनाइल बोल रहे हैं। और अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो हाउ वी शुड
डील विद दैट, मतलब उनको किस टाइप का पनिशमेंट देना है, क्योंकि वो बच्चे हैं तो आप उनको हार्श पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर क्राइम हीनस है देन दे कैन बी ट्राइड एज अडल्ट आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट। इफ द क्राइम इज वेरी हीनस, फॉर एग्जांपल बहुत लेट्स से रेप केस है, तो इन दैट केस दे कैन बी, यहाँ पे एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है कि दे कैन नॉट बी ट्राइड एज अडल्ट इन एनी सर्कमस्टांस, या ऐसा करके कुछ भी। प्लीज रिमेंबर दे कैन बी, है ना। ये जो दिल्ली रेप केस हुआ था, निर्भया केस, उसके कंटेक्स्ट में ये बहुत इशू हुआ था कि वन ऑफ देम वाज जुवेनाइल, और फिर था कि इतना हीनस क्राइम करने के बाद भी उसको उस टाइप का पनिशमेंट क्यों नहीं मिला। ठीक है, एक बच्चों के अडॉप्शन के लिए है, कारा एजेंसी है, ये कारा भी इसी के अंडर में सेटअप है। कारा क्या है? सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल रिसोर्स एजेंसी है, अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी करके। एक बार इसका फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रख लेना। इसके लिए एक कन्वेंशन भी है, हेग कन्वेंशन 1993 का, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। दिस इज फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन, ये मैं लिख ही देता हूँ, अडॉप्शन से रिलेटेड एक कन्वेंशन है। हाँ, नेक्स्ट ओटीटी से रिलेटेड है। देखो एक सिंपल सा है, जो आर्टिकल 19(2) है उसमें ऑब्सैनिटी एज सच डायरेक्ट क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है टू इम्पोज ए लिमिटेशन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट एक क्राइटेरिया मोरालिटी है, डिसेंसी है, मोरालिटी। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि एमआईबी यानी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इस कंटेंट के कंटेक्स्ट में, यानी ऑब्सीन कंटेंट के कंटेक्स्ट में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। ये ध्यान में रख लेना, एग्जामिनर आपको कैसे ट्रैप कर सकता है, दैट ऑब्सेनिटी इज डायरेक्टली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल 19 सब क्लोज टू, नहीं डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली हम मोरालिटी के बेसिस पे उसको कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेफ हार्बर। सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कंटेंट खुद तो पोस्ट नहीं करती हैं, पोस्ट कौन करेगा? यूजर्स पोस्ट करेंगे। तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? कि आप पे डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, कंटेंट जिसने डाला है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज लॉन्ग एज यू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर आपको बोले कि ये कंटेंट गलत है, इसको हटा दो, तो जो इंटरमीडियरीज हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको कंटेंट हटाना पड़ेगा। अगर वो इस चीज को नहीं मानते हैं, तब उनका प्रोटेक्शन वो चला जाएगा। दिस इज एज पर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, एक सहयोग पोर्टल है जिसके थ्रू गवर्नमेंट है वो इंस्ट्रक्शंस देती है कि ये कंटेंट हटाना है या नहीं हटाना। इसी के कंटेक्स्ट में ट्विटर है, यानी कि जो एक्स है, उन्होंने आई थिंक कर्नाटका हाई कोर्ट को अप्रोच किया था कि दीज गाइडलाइंस आर आर्बिट्ररी। फिर बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं, इफ यू वांट टू ऑपरेट इन आवर कंट्री, ऑफ कोर्स यू नीड टू फॉलो the rules and regulations of this country. Freedom of speech है, that cannot be completely absolute. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी इम्पोज्ड ऑन इट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सहयोग पोर्टल क्या है, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट क्या है, सेफ हार्बर क्या है ना, और ऑब्सेनिटी है, इज इट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए ग्राउंड टू इम्पोज लिमिटेशंस, वो सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है, इंडिया का रैंकिंग है 131, पहले 129 पे था, यानी कि हमारा रैंकिंग नीचे गया। अब नीचे क्यों गया है, उसके पीछे एक चीज समझेंगे, हमारा पॉलिटिकल जो डायमेंशन है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज हुआ है, एजुकेशन इम्प्रूव हुआ है, बट पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, वो उतना सफिशिएंट नहीं है। अब इसके लिए रिजर्वेशन देने की बात की गई है, बट ऑफकोर्स वो इफेक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि पहले सेंसस होगा, उसके बाद में रीएडजस्टमेंट होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख लेना कि बांग्लादेश है वो साउथ एशिया में टॉप पोजीशन पे है। अब इंपॉर्टेंट चीज इज कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनको उनकी कंट्री से बेसिकली निकलना पड़ा बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिनारियो, बट स्टिल ये चीज ध्यान में रख लेना कि बांग्लादेश है दैट इज ऑन टॉप पोजीशन। हमारा रैंकिंग है 131 है। ठीक है, हाँ, और आइसलैंड टॉप पोजीशन पे है, और अभी गैप है, जेंडर गैप है वो 30% है, और इस स्पीड से अभी 123 साल और लगेंगे टू रीच टू द फुल पैरिटी, मतलब जहां पे मेल और फीमेल है दे विल बी इक्वल। सो यू कैन यूज दिस इन एसे ऑल्सो, दैट इवन दो वी आर टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स, स्टिल द गैप इज सो ह्यूज दैट इट इज गोइंग टू टेक ऑलमोस्ट 1 century टू फिल दैट गैप। ठीक है, it could be a good introduction for your essay also. ठीक है, नेक्स्ट है हंगर इंडेक्स है।
अब ये हंगर इंडेक्स है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ ने रिलीज किया है। इंडिया का रैंकिंग 102 है, स्कोर है 25.8। हम सीरियस हंगर की कैटेगरी में हैं। अब देखो इसके कंटेक्स्ट में दो चीज ध्यान रखना। एक तो इसका सैंपल साइज बहुत छोटा है। सैंपल साइज का मतलब कितने लोगों से पूछ के ये रिपोर्ट बनाया है, तो इंडिया में लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों से पूछ के ये डिसाइड किया गया है। इसीलिए गवर्नमेंट यूजुअली इसको क्रिटिसाइज करती है दैट इट इज नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑफ हंगर ऑफ द एंटायर कंट्री। दूसरा, इसमें 4 पैरामीटर होते हैं, 4 पैरामीटर, उस 4 में से 3 पैरामीटर हैं, दे आर रिलेटेड टू चाइल्ड। तो 3 कौन कौन से हैं? अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब हाइट उतना नहीं है, बच्चे का हाइट नहीं है जितना होना चाहिए, और एक है चाइल्ड वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब उसका वेट उतना नहीं है। थर्ड है चाइल्ड मोर्टालिटी। तो तीनों अगर आप देखोगे ये 3 डायमेंशन है, ये चाइल्ड से रिलेटेड है। तो एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है कि इसमें से जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसका ये ज्यादातर पैरामीटर अडल्ट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एज सच, क्योंकि इस पे हर बार कंट्रोवर्सी होता है। हमारा रैंकिंग कितना है? 102। इवन इफ वी आर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन टू रफली 84 करोड़ पीपल। एनएफएसए जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके थ्रू हम 84 करोड़ पीपल को सब्सिडाइज्ड फूड देते हैं, स्टिल हमारा रैंकिंग है दैट इज 102। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट प्रॉब्लमेटिक। एक और रिपोर्ट है दैट इज फीडिंग प्रॉफिट रिपोर्ट। ये यूनिसेफ का रिपोर्ट है। अब इसमें देखो, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम है। इस रिपोर्ट के हिसाब से चाइल्ड ओबेसिटी है दैट इज 9.4% एंड इट हैज सरपास द अंडरवेट 9.2%। एग्जैक्ट नंबर नहीं भी याद रहे, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम है। रिपोर्ट क्या बोल रही है कि ओवरवेट का नंबर ऑफ ओवरवेट है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू अंडरवेट। ओवरवेट होने का मतलब है आप कैलोरी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। दैट मीन्स फूड अवेलेबिलिटी इज नॉट सच ए प्रॉब्लम। पुराने टाइम में क्या प्रॉब्लम होता था कि फूड नहीं अवेलेबल है, इसलिए प्रॉब्लम होता था। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि एक्सेस फूड इज बीइंग कंज्यूम्ड। ओवरवेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप फिर वापस से वही न्यूट्रिशनल अवेयरनेस है, वो सब एस्पेक्ट है। अगेन इसको भी आप ऐसे में यूज कर सकते हो। दूसरा, एग्जामिनर आपसे एक स्टेटमेंट में इस चीज को यूज कर सकता है कि इंस्टांसेस ऑफ हंगर आर मोर प्रिवलेंट इन कंपैरिजन टू इंस्टांसेस ऑफ ओबेसिटी। बट इस रिपोर्ट के हिसाब से अब ओबेसिटी है उसके केसेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अंडरवेट। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू मैटरनिटी लीव। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा है इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट। देखो एक एक्ट है एमबीए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 में इसको अमेंड किया गया था। 26 वीक का इसमें मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। ठीक है। और क्रैच फैसिलिटी भी मिलता है। क्रैच फैसिलिटी का मतलब पालना होता है। पालना का मतलब क्या होता है कि जो जहाँ पे छोटे बच्चों को रखते हैं। देखो, अगर कोई वर्किंग, थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफ बैकग्राउंड समझा देता हूँ। हमारी कंट्री में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम है। अब उसके पीछे का बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बट एक एस्पेक्ट ये भी है कि फीमेल है उसका एक मदरहुड वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी आने की वजह से उसके कैरियर में ब्रेक आ जाता है। तो ब्रेक आने की वजह से उनका काम छूट जाता है क्योंकि छोटा बेबी है उसको मैनेज करना है। तो उसी जो चैलेंज है उसी को डील करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मैटरनिटी लीव की बात करते हैं कि एक तो आपको लीव मिल गया है उतने टाइम के लिए, प्लस जब आप वापस काम पे आओगे तो आप छोटे बच्चे को कहाँ पे रखोगे, उसके लिए क्रैच फैसिलिटी है। आपका बेबी है, क्रैच फैसिलिटी में रहेगा, आप काम कर पाओगे, और आप यहाँ पे बेबी को 4 बार दिन में, कम से कम 4 बार विजिट भी कर पाओगे। जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 50 और उससे ज्यादा एम्प्लॉय है उनके लिए क्रैच फैसिलिटी मैंडेटरी है। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू उल्लास प्रोग्राम। उल्लास है दैट इज रिलेटेड टू लिटरेसी। सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना। रिसेंटली क्यों न्यूज में था? क्योंकि त्रिपुरा है वो 3rd स्टेट बना है आफ्टर मिजोरम एंड गोवा टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। फंक्शनल लिटरेसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि फंक्शनल से ही समझो कि फंक्शनल का मतलब सिर्फ उसको देखना, पढ़ना लिखना नहीं है, उसको समझ में भी आ रहा है यानी कि इसका यूटिलिटी क्या है। तो फंक्शनल लिटरेसी इज बेसिक लिटरेसी, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी, नॉट जस्ट साइनिंग और नेम्स। मतलब बहुत सारे केस, जैसे अगर हम बात करें जो बेसिक लिटरेसी की हम बात करते हैं, तो जिस पर्सन को साइन करना आ रहा है हम उसको लिटरेट मान रहे हैं, बट उसको बाकी चीजें समझ तो नहीं आ रही हैं। यहाँ पे फंक्शनल लिटरेसी का मतलब भाई लाइफ में आप जो चीजें हैं उनको समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। ठीक है। तो फुल लिटरेसी है 95% से ज्यादा की रेट को हम फुल लिटरेसी बोलते हैं, और लद्दाख है दैट इज फर्स्ट यूटी टू डिक्लेयर इट। केरला रिसेंटली, केरला का अब नाम चेंज होकर केरलम कर दिया है। केरला रिसेंटली फर्स्ट 100% डिजिटल लिटरेट स्टेट बना है। डिजी केरलम उनका इनिशिएटिव था। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण बेसिकली कितना हम सैनिटेशन फॉलो करते हैं, तो उसका थीम था रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। टॉप जो सिटीज हैं वो है अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। एक नया कैटेगरी हमने बनाया है सुपर स्वच्छ लीग। सुपर स्वच्छ नाम से ही पता चल रहा है ये हाईली क्लीन एरियाज हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। अगेन एग्जामिनर आपको अगर बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको स्विच कर सकते हैं। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि ये कैटेगरी नया आया है, तो ध्यान में रख लेना एक एक्स्ट्रा कैटेगरी आया है। नेक्स्ट है काशी डिक्लेरेशन। एक हमने विशाखापत्तनम डिक्लेरेशन किया था रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। काशी डिक्लेरेशन है दैट इज रिलेटेड टू ड्रग फ्री इंडिया। एक रिपोर्ट है रिलेटेड टू टबैको। तो WHO ने रिपोर्ट रिलीज किया है 10th टबैको एंडेमिक रिपोर्ट। टबैको के कंटेक्स्ट में मालदीव्स ने मतलब जनरेशनल बैन लगाया। जनरेशनल बैन का मतलब 2007 के बाद में जो भी पैदा हुआ है उसको कभी भी टबैको नहीं मिलेगा। अब टबैको के केस में एक चीज ध्यान रखना, एक एम्पावर फ्रेमवर्क है, WHO का ही एक फ्रेमवर्क है ना, फॉर टबैको कंट्रोल। ठीक। नेक्स्ट है न्यू इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस। तो दो मेजर इनिशिएटिव लिए गए हैं। नंबर वन है दैट इज रिलेटेड टू एक साइंटिफिक पैनल की बात की गई है, और दूसरा डिक्लेरेशन की बात की गई है, आपस में कोलैबोरेट करेंगे एआई के लिए। इसमें एक और चीज ध्यान रख लेना, पैक्ट फॉर फ्यूचर है। पैक्ट फॉर फ्यूचर 2024 में अडॉप्ट किया गया था। एसडीजी और एआई को मतलब एआई की मदद से हम कैसे एसडीजी को अचीव करेंगे। एक ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट नाम से पता चल रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में है। एक इसमें एक हाँ, ठीक है। एआई के कंटेक्स्ट में दो चीज और ध्यान में रख लेना। एक ईयू है, उनका सबसे पहला रेगुलेशन था। एक ब्लैशले डिक्लेरेशन था, वो भी यूरोपियन कंट्रीज का ही एक डिक्लेरेशन था रिलेटेड टू एआई, फ्रंटियर एआई टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट विशाखापत्तनम डिक्लेरेशन ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अल्बानिया है, उन्होंने अपना एआई मिनिस्टर लॉन्च किया है। एआई मिनिस्टर का मतलब है कि टेंडर है वो ह्यूमन अलॉट नहीं करेगा, हमने एक प्रोग्राम बना दिया है, प्रोग्राम डिसाइड करेगा, तो इससे बेसिकली करप्शन का स्कोप नहीं होगा। नाम है डेला। तो ये नाम भी पूछा जा सकता है और कंट्री भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो ये यूनेस्को का रिपोर्ट है, और इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, एक इंचियोन डिक्लेरेशन है फॉर एजुकेशन। ठीक है, इजी वे टू रिमेंबर, इंचियोन साउथ कोरिया में है, और साउथ कोरिया हो गया है, दे स्पेंड टू मच मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड दे आर हाईली एडवांस्ड। तो एक कनेक्ट करने के लिए है। एक बीजिंग डिक्लेरेशन है दैट इज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, तो इस रिपोर्ट में बेसिकली हाईलाइट किया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बच्चों की पढ़ाई पे कैसे एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बार बार डिजास्टर आ रहे हैं तो बच्चों का स्कूल छूट रहा है ना। तो यू कैन यूज इट कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू हैम्पर द एजुकेशन, स्पेशली एजुकेशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स। सो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक बेसिकली इंडेक्स है जिसमें हम स्कूल्स का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं। बड़ा ही ब्रॉड टाइप का इंडेक्स है जिसमें 1000 पॉइंट होते हैं, 73 इंडिकेटर्स हैं और दो कैटेगरी है। ये ध्यान में रख लेना क्योंकि एक स्टेटमेंट बन सकता है। इसमें कोई भी स्टेट टॉप 4 कैटेगरी में नहीं है। टॉप परफॉर्मर चंडीगढ़ है जो प्रतिष्ठा कैटेगरी में है। मतलब टॉप 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? दक्ष है, उत्कर्ष है, अति उत्तम है, उत्तम है। इनमें कोई स्टेट नहीं है। चंडीगढ़ टॉप पे है, मेघालय बॉटम पोजीशन पे है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिपोर्ट होता है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, है ना, ये भी एजुकेशन मिनिस्ट्री का ही है। इसमें इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारा नंबर ऑफ टीचर्स है उसमें 6% इंक्रीमेंट हुआ है। अब हमारी कंट्री में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स हैं। दिस इज समथिंग जो आप मेंशन कर सकते हो। अगेन जहां पर भी आपको ऐसे से रिलेटेड मेंशन करना हो कि मतलब एज ए कंट्री हमारा साइज कितना बड़ा है। 1 करोड़ किसी कंट्री का पॉपुलेशन नहीं होगा, हमारे यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स हैं। सो दैट इटसेल्फ शोज द पॉपुलेशन और ह्यूमन बीइंग एज ए एसेट, बट हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैत्री स्कीम, मेरिट स्कीम, मैत्री कैसे भी आप इसको बोलना चाहो। इसमें एम से याद रख लेना, एम को उल्टा करेंगे तो डब्ल्यू बनेगा। डब्ल्यू से वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक इसका पार्टनर है। और टीई है, टीई का मतलब क्या है? टेक्निकल एजुकेशन के लिए ये एक स्कीम है। ठीक है, एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम है। वर्ल्ड बैंक इसमें पार्टनर कंट्री है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। सो ये बेसिकली WHO का एक नेटवर्क है। यहाँ पे एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है कि यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है, नहीं, WHO का है। ये रिसेंटली इसलिए न्यूज में था क्योंकि कोझिकोड जो सिटी है केरला का,
उसको इसमें जगह दी गई है। मतलब दिस सिटी इज हैविंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर सीनियर सिटीजन्स। अब इसको याद रखने का एक तरीका क्या है, कोजी, कोजी मतलब कि कंफर्टेबल सिचुएशन है, तो मतलब सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए कंफर्टेबल है, ये ऐसे ध्यान में रख लेना बस, ठीक है। नेक्स्ट है यूआईपी। यूआईपी का मतलब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, एक मिशन इंद्रधनुष भी है। अब इसमें देखो इंडिया ने अपना जो 0 डोज चिल्ड्रन है उसका नंबर सिग्निफिकेंटली कम कर लिया है। 0 डोज का मतलब वो बच्चे जिनको एक भी डोज नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो डोज का जो नंबर था उसको हमने सिग्निफिकेंटली कम कर लिया है। यहाँ पे ट्रेंड ध्यान रखना, एग्जैक्ट नंबर आपको ध्यान में नहीं रखना है। हम ऑलरेडी पोलियो फ्री हो चुके हैं 2014 में, और वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास मिशन इंद्रधनुष है। एक मिशन इंद्रधनुष बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिए भी है, मतलब वो आई थिंक इंद्रधनुष करके ही कुछ है, वो बैंकिंग से रिलेटेड है, उसमें मिशन नहीं आएगा, प्रोजेक्ट इंद्रधनुष करके ऐसा कुछ है, एक बार देख लेंगे। एक यूविन पोर्टल है, दैट इज फॉर वैक्सीनेशन मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट है, ठीक है। टोटल हम 12 वैक्सीन देते हैं, जिसमें से 9 है सब एरियाज के लिए, यूनिवर्सल है, सब को दी जाएंगी। 3 वैक्सीन है वो रीजन स्पेसिफिक है, मतलब जिन एरियाज में उस डिजीज का जो अकरेंस है वो ज्यादा है वहां पे ये दी जाने वाली है, ठीक है। लास्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट। तो पहले कोर्ट ने कहा कि जो स्ट्रे डॉग है उनको कैप्चर करो और फिर वापस रिलीज नहीं करना है, फिर उसके बाद में वापस से उन्होंने दोबारा गाइडलाइंस जारी की कि नहीं, इनको वैक्सीनेट करो और फिर वापस से रिलीज कर दो। अब यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दो चीजें ध्यान में रख लेना। एक तो डायरेक्टली पूछ सकता है एबीसी रूल किससे रिलेटेड है। एबीसी क्या है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है, दे आर इशूड अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स 1960। पीसीए जो एक्ट है 1960 का, एक पीसीए करप्शन वाला भी एक्ट है वो 1988 का है आई थिंक, हाँ हाँ। तो इसके अंडर में एबीसी रूल रिलीज किए जाते हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना, आर्टिकल 21 है उसका जो इंटरप्रिटेशन है कोर्ट अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफी ब्रॉड कर चुका है। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ में पहले फोकस था सिर्फ ह्यूमन बीइंग पे, इसी चीज को हम बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन बीइंग सेंट्रिक। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हो गया, बायोसेंट्रिक, मतलब कोई भी लिविंग बीइंग है, जैसे हमने बोल दिया कि हाँ स्ट्रे डॉग्स का भी राइट टू लाइफ है या एनिमल्स का भी राइट टू लाइफ है। इसी में एक और डायमेंशन आ जाता है इकोसेंट्रिक। इकोसेंट्रिक का मतलब एनवायरमेंट का भी राइट है। आर्टिकल 21 इज एप्लीकेबल ऑन द एनवायरमेंट ऑल्सो, मतलब कि हमें एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्शन देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवर को एक लिविंग बीइंग डिक्लेयर कर देना, that simply means an extension of article 21 to the non-living things also, ecological things also। इसी चीज को हम बोलते हैं फ्रॉम एंथ्रोपोसेंट्रिक टू बायोसेंट्रिक टू इकोसेंट्रिक, है ना। अगेन यू कैन यूज इट इन योर मेंस, एंड विद दिस वी हैव कवर्ड द गवर्नेंस सेक्शन। ओके, थैंक यू।